तो यहाँ पर देखिए एविडेंस इवोल्यूशंस, मतलब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब जो इवोल्यूशन है उसका क्या है, तो एविडेंस यानी प्रूफ। तो देखिए कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. However, it needs proof to prove it. The following are various proofs available in support of the theories mentioned above. यहाँ पर देखिए जो हमने पहले देखे कि जो थिंकिंग थी किसकी, तो above mentioned theory की, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रोसेस क्या है, तो एवर लास्टिंग ऐसा प्रोसेस है, मतलब जल्दी ख़त्म न होने वाला बड़ा प्रोसेस है ये। तो इसे क्या होना चाहिए, तो प्रूफ होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर प्रूफ यहाँ पर दिए गए। तो सबसे पहले प्रूफ देखेंगे हम मोरोफोलॉजिकल एविडेंस, वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आइज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पिन्ना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर आर सीन इन एनिमल्स, वेयरएज सिमिलरिटीज in characters like leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in case of plants. This indicates that there are some similarities in those groups, and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. यहाँ पर देखिए इस मोरोफोलॉजिकल एविडेंस में देखिए जो कुछ वेरियस सिमिलरिटी रहते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ माउथ रहता है, पोजीशन ऑफ आइज मतलब आँख कहाँ रहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक, ईयर पिन्ना, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर मतलब जो हमारा शरीर उसमें जो थोड़े से थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स रहते हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और वैसे ही लीफ में हमें देखने को मिलते हैं कि लीफ के शेप, लीफ के वेनेशन, लीफ के पेट्योल हमें देखने को मिलते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि इस सिमिलरिटीज़ के कि ये एक ही ओरिजिन से थे और इनके एक ही कॉमन एंसेस्टर थे, मतलब एक ही कॉमन पूर्वज थे, ऐसा हमें मोरोफोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है। तो चलिए एंटोनॉमिकल एविडेंस 2 नंबर, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर देयर डजंट सी मेनी सुपरफिकल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, 4 leg of ox, flipper of whale and pentagium of bat. Similarly, use of each of these structures is different in respect to animals. However, there is similarity in structure of bones and joints in organs of each of those animals. This similarity is indicate that those animals have been common ancestor. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए कि देखिए अगर हमें बारकाई से देखेंगे तो हमें लगेगा इसमें कुछ हमें इतना ज़्यादा सिमिलर नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या क्या है, तो ह्यूमन हैंड है, 4 leg ऑफ ऑक्स है, फ्लिपर ऑफ वेल है, और पेंटेजियम है किसका, तो बैट का। पर ये हमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई नहीं देती, पर सिमिलरिटी किस में दिखाई देती है, तो उनके स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के या फिर जॉइंट्स के यहाँ पर हमें देखने को मिलते। तो और जब हम ये देखते हैं तो हमें इससे पता चलता है कि इनके क्या होंगे, तो दिस एनिमल्स हैव एन कॉमन एंसेस्टर, मतलब इनके कॉमन पूर्वज थे, ऐसा हमें ये देखने से पता चलता है। तो चलिए हम अगला पेज नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर 3 वेस्टिजल ऑर्गन्स, मतलब जो ऑर्गन हमें यहाँ पर क्या हुआ है, तो यूज़ में नहीं है या फिर हमें कुछ काम का नहीं है। डिजेनरेटेड और अनडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजल ऑर्गन्स, मतलब जो डिजेनरेटेड हो चुका है और वो डेवलप नहीं हो पाया, जैसे यूजलेस ऑर्गन्स को क्या क्या कहा जाता है, तो वेस्टिजल ऑर्गन्स कहा जाता है। और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। तो और देखिए जो मानव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है, तो सडन डेवलपमेंट है किसकी, तो न्यू टिश्यूज की, फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये हमें क्या है, तो संभव नहीं है। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडर को ग्रेजुअल चेंजेस, और जो एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले का ऑर्गन्स है क्या होता है, तो ग्रेजुअल चेंजेस में हमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन, हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर क्या होता है, तो स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर रहता है बॉडी वो क्या होता है, तो यूजफुल रहता है अंडर सिचुएशन के लिए, पर जो सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन, और कभी कभी सेम स्ट्रक्चर तो रहता है वो डिफरेंट सिचुएशन में क्या बन सकता है, तो यूजफुल बन सकता है, और कभी कभी वो हार्मफुल भी हो सकता है, मतलब धोखादायक भी वो हो सकता है। Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection। और फिर वो जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाते हैं, किसके वजह से, तो जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर, और इससे क्या लगता है, तो हज़ारों साल लगते हैं किसके लिए, कि वो स्ट्रक्चर डिसअपियर होने के लिए। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंटली फेजेस ऑफ disappearance functional in other organisms, that is it not vestigial organs in other organism।
यहाँ पर देखिए जो ऐसे ऑर्गन्स है वो डिसअपेरेंस है और इन डिफरेंट एनिमल्स, सच ऑर्गन थ्रू नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, इट में भी फंक्शनल इन अदर, दैट इज इट नॉट इन द वेस्टिजल और अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखिए तो कुछ वेस्टिजल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो क्या है तो अपने को वेस्टिजल रह सकते हैं, पर किसी और जीव के लिए वो क्या रह सकते हैं तो फंक्शनल रह सकता है। फिर उस वैसे ऑर्गन को हम क्या बोल सकते हैं, वेस्टिज ऑर्गन से नहीं बोला सकते। अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन, इट इज़ यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। तो यहाँ पर देखिए जो अपेंडिक्स है वो अपेंडिक्स क्या है तो पूरा तरह से यूजलेस है, मतलब वो हमारे कुछ काम का नहीं ह्यूमन के लिए, पर वो किसके लिए फुल्ली फंक्शनल है तो ह्यूमिनेंट्स के लिए वो फुल्ली फंक्शनल है। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकी फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। और फिर देखिए जो सिमिलरली जो हमारे ह्यूमन में जो ईयर पिन्ना रहता है वो हमारे लिए यूजलेस है, पर वो मंकीज के लिए क्या है तो यूजफुल है, किसके लिए तो मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना के लिए। वेरियस वेस्टिज ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, कॉकिक्स, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ। और वैसे ही कुछ वेस्टिज ऑर्गन्स यानी टेल बोन, विजडम टीथ और बॉडी के जो हेयर है वो क्या है तो ह्यूमन बीइंग में वेस्टिज ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई भी दिया कुछ इमेजेस। तो चलिए हम नंबर 4 पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। A question may rise in your mind that which organism existed millions of years ago? How can we tell this? Now, this secret has been hidden in the earth. Large number of organisms get buried due to disaster like flood, earthquake, volcano, etc. So यहाँ पर देखिए हम सभी के मन में क्या होगा तो एक प्रश्न निर्माण होता होगा कि ये पहले लाखों साल पहले कौन से जीव यहाँ पर रहते थे और हम कैसे बोल सकते कि वही रहते थे। तो देखिए इसका उत्तर है वो क्या है तो हमारे अर्थ में यहाँ पर गड़ा हुआ है, क्योंकि लार्ज नंबर मतलब ज़्यादा संख्या में क्या हुआ है तो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए तो जल चुके हैं, किसके वजह से तो मर चुके हैं, किसके वजह से तो डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक और लावा या फिर भूकंप, इसके वजह से मर चुके हैं। रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन्स प्रिजर्व्ड अंडर ग्रो, दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हम इसे और जो इनके हड्डियाँ वो सब रहते वो क्या है तो नीचे ज़मीन में गड़ी हुई हमें देखने को मिलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं तो फॉसिल्स मिलते हैं। और ये फॉसिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसका तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशन का। अगर हम स्टडी ऑफ इवोल्यूशन कर रहे हैं तो ये हमें फॉसिल्स का भी ज्ञान होना चाहिए। तो चले हम अगला पेज नंबर देखते। कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली। देखिए जो कार्बन जो कंजप्शन रहता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में वो क्या होता है तो उनके डेथ के बाद क्या होता है स्टॉप होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है तो सिर्फ डिकेइंग ऑफ प्रोसेस ऑफ C14 जो ऑकर्स वो कंटिन्यूसली ऑकर रहता है इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। और देखिए जो डेड बॉडीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स की और जो रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 चेंजेस कंटिन्यूसली एज C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव। यहाँ पर देखिए जो रेशियो रहता है जो प्रमाण रहता है C14 और C12 का वो क्या होता है तो कंटिन्यूसली चेंज होता है, क्योंकि C12 क्या है तो नॉन रेडियो एक्टिव है। The time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and the ratio of C14 to C12 present in their body. And देखिए जो प्राणी गुजर चुके या फिर मर चुके हैं उनका यहाँ पर कैलकुलेटर कर सकते हैं जो टाइम कभी मरे वो कैसे तो जो रेडियो एक्टिविटी है C14 और जो रेशियो है C14 और C12 की जो उनके बॉडी में प्रेजेंट है। दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड, इट इज़ यूज्ड इन पैलेंथोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमिनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट। और ये देखिए जो ये कार्बन डेटिंग का मेथड है वो क्या है तो पैलेंथोलॉजी और आर्थोलॉजी में क्या है तो यूज किया जाता है, क्योंकि पता करने के लिए कि वो ह्यूमन फॉसिल या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट का एज कितना है। तो वंस द एज ऑफ फॉसिल्स बीन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक इट बिकम्स इजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट द इरेस्टुअल ऑर्गेनिज्म। इट सीम्स that the vertebrates have been slowly originated from invertebrates। तो फिर देखिए एक बार अगर ये हमें एज यहाँ पर पता चल गया तो फिर ईजी हो जाता है कि समझने के लिए कि वो वर्टिब्रेट क्या स्लोली ओरिजिनेटेड हो चुके हैं इनवर्टिब्रेट से।
तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ सेडिमेंट्री रॉक एंड फॉसिल से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ नेचुरल ऑकरिंग C14 एंड इट इज डेवलप्ड बाय विलियर्ड लिबी। यहाँ पर देखिए जो कार्बन डेटिंग जो मेथड है वो किसने यहाँ पर डेवलप किया, तो विलियर्ड लिबी ने किया है। ही हैज़ बीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1960 फॉर दिस इन्वेंशन। द एज ऑफ द मटेरियल डिटरमिन्ड बाय दिस मेथड कैन पब्लिश इन द जर्नल रेडियो कार्बन। यहाँ पर देखिए उन्होंने इस काम के लिए उन्हें क्या हुआ है मिला है, तो नोबेल प्राइज़ मिला है 1960 में इनके इस इन्वेंशन के लिए। और जो एज रहता है मटेरियल्स का वो किससे डिटरमाइन हो जाता है, तो वो पब्लिश होता है कहाँ पर, तो जर्नल रेडियो कार्बन में। तो चलो हम अगले पेज देखते। सॉरी, यहाँ पर हमारा एक रह गया था कनेक्टिंग लिंक। आप द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स अबाउट डक बिल्ड प्लेटिपस लंगफिश एंड पेरीपेटस। ये कुछ क्या है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के क्या है, तो कनेक्टिंग लिंक है। तो चले अगला पेज देखते क्या दिखे। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव show some morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting links। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या रहते हैं, तो मोरफोलॉजिकल कैरेक्टर दिखाते और दे एक दूसरे के दूसरे दो ग्रुप से दिखाते और इसलिए उनके क्या क्या कहा जाता है, तो कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। और एक एग्जाम की लिए इन पेरीपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया, तो पेरीबिटस कैरेक्टर्स लाइक उनके क्या तरह सेगमेंटेड बॉडी रहती है, थिन कर्टिकल रहता है और पैरापोडियल ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। और सिमिलरली दिस एनिमल शो ट्रैचुअल रिस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स। और ये एनिमल क्या करते हैं, तो ट्रैचुअल रिस्पिरेशन हमें देते हैं और उसके साथ ही वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर दिखाते हैं किसके जैसे, तो आर्थ्रोपोड जैसे। दिस इंडिकेट्स दैट पेरीबिटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो ये पढ़ने के बाद हमें या फिर ये दर्शाता है कि पेरीपेटस है वो क्या है, तो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, तो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में। सिमिलरली डक बिल्ड अ platypus lays eggs like reptiles but show relationship with mammals due to presence of mammary glands and hair। तो यहाँ पर देखिए जो डक बिल्ड प्लेटिपस है वो क्या करता है, तो एग्स देता है रेप्टाइल्स के जैसा, पर वो क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है किसके जैसा, तो मैमल्स जैसा, क्योंकि उसको क्या है, तो उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है और हेयर्स भी है। लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद लंग इररेस्पेक्टिव ऑफ बिंग फिश। दिस एग्जाम्पल्स इंडिकेट द मैमल आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। यहाँ पर देखिए जो लंग फिश है वो क्या करता है, तो रेस्पिरेशन देता है लंग के रिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि वो फिश है लंग्स से रहता है। और ये एग्जांपल हमें ये दिखाता है कि जो मैमल्स है वो किससे इवॉल्व हुए, तो रेप्टाइल से, और एम्फीबियंस किससे, तो फिश से यहाँ पर इवॉल्व हुए हमें देखने को मिल रहा है। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस नंबर 6, comparative study of embryonic development stages of various vertebrates given in the picture show that all embryos show extreme similarity during initial stage and those similarities decrease gradually. Similarities in initial stages indicate the common origin of all these animals। यहाँ पर देखिए जो एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी उसमें क्या है, तो जो एम्ब्रॉयज है वो क्या करते हैं, तो एक्सट्रीमली सिमिलरिटी दिखाते हैं। जब स्टार्टिंग में वो एक्सट्रीमली सिमिलरिटी दिखाते हैं पर बाद में वो सिमिलरिटी ग्रेजुअल चेंज के बाद क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि कॉमन ओरिजिन, और इससे हमें कॉमन ओरिजिन यहाँ पर एनिमल्स का पता चलता है। तो ये था एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। आप देखेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest। तो यहाँ पर देखिए तो चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, तो असंख्य स्पेसिमेंस के किसी तो प्लांट्स और एनिमल्स के, और उनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार उन्होंने क्या किया, तो उस स्पेसिमेंस से क्या किया, तो उन्होंने उस पर क्या लिखा, तो उन्होंने पब्लिश किया कि द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने पब्लिश किया, और उन्होंने लिखा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फॉर दिस पर्पज डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो इसके लिए इस पर्पज़ के लिए क्या किया, तो डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये बुक टाइटल यहाँ पर छाप दी थी। वाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस
prolifically. All the organisms compete with each other in a life-entertaining manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition. तो आप फिर देखिए उन्होंने लिखते हुए कैसे लिखा था कि डार्विन ऐसा बोलते थे कि तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है वो क्या है तो प्रोलिफिकली है और जो ऑल जो ऑर्गेनिजम्स है वो कंप्लीट करते हैं ईच अदर के लिए इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। और इस कंपटीशन में वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं उनमें क्या है तो जीतने की कंपटीशन जीतने की एसेंशियल मॉडिफिकेशन तो वही जीते हैं, सब उनका कहना था। हावेवर बिसाइड दिस नेचर सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest पेरिस। यहाँ पर देखिए नेचर भी ऐसे ही एनिमल ऑर्गेनिज्म को चूज करता है कि वो खुद जी सकते हैं और पेरिश हो सकते हैं। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू द न्यू स्पेसीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन was widely accepted for long duration. However, some objections were raised against the theory. Some of the main objections are, तो यहाँ पर देखिए डार्विन थ्योरी सस्टेनिंग और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन और देयर बाय गिव राइज टू द न्यू स्पेसीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या फिर करते हैं। डार्विन थ्योरी की नेचर सिलेक्शन क्या है तो वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब मान्य थी। और पर कुछ ऑब्जेक्शन आने के बाद कुछ उस पर कुछ आवाज़ उठे उस थ्योरी पे, और उसमें से कुछ मेन ऑब्जेक्शन थे कि नंबर 1 नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो पर उसमें से एक मेन ऑब्जेक्शन था कि नेचुरल सिलेक्शन ये क्या है तो नॉट ये सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है कि वो कारणीभूत है इवोल्यूशन के लिए। नंबर 2 डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। डार्विन ने क्या किया तो उल्लेख किया नहीं, किसका उल्लेख किया नहीं तो कि एक्सप्लेनेशन किसका अबाउट यूजफुल एंड unusual modification. There is no explanation about slow changes and abrupt changes. जहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है किसके तो स्लो चेंजेस और abrupt चेंजेस के। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शंस डार्विन्स वर्क ऑन इवोल्यूशन हैव बीन अ माइलस्टोन। और इसके वजह से डार्विन का जो वर्क था इवोल्यूशन पर वो क्या था माइलस्टोन था। तो चलिए हम अगला पेज देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट चार्ल्स रॉबिन डार्विन, इनका जन्म 1809 में हुआ है, उनका मृत्यु 1882 में हमें देखने को मिल रहा है। दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रोपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ही शोड दैट ऑल द स्पेसिमेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ही प्रोपोज दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवोल्यूशन। तो देखो जो इंग्लिश बायोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया तो प्रपोज किया किसकी थ्योरी इवोल्यूशन की थ्योरी, और उन्होंने स्पेसिमेंस हैविंग ग्रेजुअली इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड। तो ये जो स्पेसिमेंस इनको क्या लगा तो ग्रेजुअली इवॉल्व होने के लिए 1000 से भी ज़्यादा साल अभी देखने को मिल रहा है कॉमन सेक्टर से। और उन्होंने क्या किया तो प्रिंसिपल ऑफ नेचर सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचर सिलेक्शन ये पूर्ण कारणीभूत है इस इवोल्यूशन के, ऐसा उनका कहना है। लैमार्किज्म जीन बैप्टिस्ट लैमार्क प्रोपोज दैट द मोर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन and the reason behind those morphological changes is activity or laziness of that organism. He called this concept as principle of use and disuse of organ. तो यहाँ पर देखिए जो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क वो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया तो उन्होंने एक प्रपोज किया कि जो मोर्फोलॉजिकल चेंजेस है उनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है तो रिस्पॉन्सिबली इवोल्यूशन के, और उसका पीछे का कारण यही है कि उनकी चेंजेस इन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी उनके उसमें चेंजेस या फिर लेजीनेस मतलब आलसपना उस वर्क में, इसके वजह से वो ऐसा हुआ है। और इन्होंने क्या किया तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। Further, he said that the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. तो यहाँ पर देखिए जो जिराफ की नेक है वो इतनी बड़ी है क्योंकि वो क्या करते थे तो लीव खाने के लिए मतलब पत्ते खाने के लिए वो अपना ब्राउजिंग करते थे अपने नेक को, इसलिए और उनकी एक्सटेंडेड नेक हुई सेवरल जनरेशन्स के बाद। सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ द आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स। यहाँ पर उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जो आयरन स्मिथ है मतलब जो लोहार रहते हैं उनके यहाँ पर क्या हुआ है तो शोल्डर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो क्या करते हैं तो हैमरिंग करते हैं मूवमेंट्स के लिए। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नोइज। और जो बर्ड्स है विंग मतलब ऑस्ट्रिच और इमू इनके यहाँ पर वो नहीं उड़ पाते क्योंकि उनके जो विक्स है वो वीक है क्योंकि उनका जो यूज ही नहीं हुआ इसलिए वो उनके विंग्स वीक है। लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर एंड स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बोरिंग फॉर
swimming due to living in water and snakes have lost their leg by modification in their body for boring habit। तो यहाँ पर देखिए जो स्नेक है, स्नेक ने क्या किया है तो वो क्या करता है, स्विमिंग करता है इसी के साथ वाटर में, और स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग, इसलिए उसने क्या किया तो उसके पैर घुमा दे हैं क्योंकि मॉडिफिकेशन के अनुसार, क्योंकि वो क्या करते हैं तो सर पर कर जाते हैं। ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स and transferred from one generation to another. This is called as theory of inheritance of acquired characters of Lamarckism। तो ये देखिए, ये तो क्या थी, ये ट्रांसफ़र क्या होते तो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन, और इस थ्योरी को क्या कहा गया है तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ, मतलब इनहेरिटेंस किसकी, मतलब जो ज़रूरत है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की और लैमार्किज्म। तो यहाँ पर हमें ये देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट जेन बैप्टिस्ट लैमार्क 1829. Lamarck proposed that the activities of the organisms are responsible for their evolution. This French naturalist proposed that each animal or plant undergoes same changes its lifespan, and those changes are transferred to the next generation, and such changes occur in next subsequent generation। तो देखिए लैमार्क प्रपोज ने क्या किया तो प्रपोज क्या, एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल, और जो एक्टिविटीज है वो क्या है तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए तो इवोल्यूशन के लिए। और ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने ऐसा भी प्रपोज किया कि ईच एनिमल और प्लांट अंदर को क्या करते तो अपने लाइफ स्पैन में सम चेंजेस वो हमें देखने को मिलते हैं, और वो सब सिक्वेंस जनरेशन में भी। तो चले देखते हैं अगला, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर रीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड। यहाँ पर देखिए जो डेवलपमेंट होता है ऑर्गन का, या फिर डेवलपमेंट डिजनरेशन होता है एक ऑर्गन का, क्योंकि उसका यूज़ और नॉन यूज से वो क्या हुआ तो वाइडली एक्सेप्टेड था, पर जो ट्रांसफ़र था ऑफ कैरेक्टर्स का वो जनरेशन टू जनरेशन वो यहाँ पर रिजेक्टेड हो चुका था, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन एंड देयर बाय लैमार्क थ्योरी वॉज डिसप्रूव्ड। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ऐसा प्रूव हो चुका था कि मेनी टाइम्स की जो मॉडिफिकेशन ब्रॉट है हमारे में वो अगले जनरेशन में है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही है। तो और इसीलिए लैमार्क जो थ्योरी थी वो क्या हुई तो डिसप्रूव हो चुकी। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर विच इट हैज़ एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज एंसेक्ट थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर द कैरेक्टर विच हैड एक्वायर्ड इनटू द क्या कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और इसे क्या कहा गया तो एंसेक्ट थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो चलो हम अगले पेज देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखिए दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होती है किसकी तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वह क्या है इफेक्टिव है किसके ऑफ इवोल्यूशन। स्पेसिफिक स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल, और क्या है तो ग्रुप है किसका, और क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल इंडिविजुअल कर सकते हैं नेचुरल प्रोडक्शन के अनुसार। ईच स्पेसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन, देयर बॉडी हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। और देखो जो ये स्पेसी वो क्या है स्पेसीज रहती है वो क्या होती है तो डिफरेंट भौगोलिक कारणों में इनका कंडीशन में क्या होता है तो ग्रोथ होती है कि देयर फूड हैबिटेट एंड ये सब क्या रहते हैं तो डिफरेंस रहते हैं। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर वन। तो जेनेटिक जो फॉर्मेशन है वो क्या है तो पूरा कारणीभूत है इस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज के लिए पहले से। बिसाइड्स जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो नीड टू स्पेसिमेन। तो ये हमें स्पेसिमेन होना चाहिए। तो अगला देखते ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब मानव की उत्क्रांति बदल। तो देखिए the biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution। तो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है नोन है टुडे किसकी वजह से तो वेरी सिंपल यूनिसेलुलर मतलब एक पेशी ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन से। इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर गिवन बिलो। और इस इवोल्यूशन में जो ओरिजिन रहता है ह्यूमन इवोल्यूशन का वो दिखाया जा सकता है पिक्चर गिवन बिलो की वजह से। लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जो डायनासोर थे वो डिसअपियर हो गए मतलब अदृश्यित हो गए कभी तो 7 करोड़ वर्ष के पहले। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व्ड फ्रॉम सम एंसेक्टर हु वेर मोर और लेस टू बी मॉडर्न लिम्स। और देखिए उस टाइम क्या हुआ तो जो मंकी लाइक एनिमल्स वो क्या था इवॉल्व हो रहे थे किससे तो एंसेक्टर से, और वो कुछ थोड़ा बहुत वो क्या दिखते थे मॉडर्न लेमुर की तरह दिखते थे। Tails of these monkeys, like animals of Africa, is said to disappear about 4 करोड़ years ago। ये जो मंकी लाइक एनिमल की जो इन अफ्रीका में क्या हुई तो 4 करोड़
सालों बाद क्या हुए तो इनके जो पूछ है वो गायब हो गए। डेवलप्ड ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन्स देयर हैंड्स वेयर ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड दस एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व। फिर एप लाइक एनिमल्स क्या हुए तो इवॉल्व हुए क्योंकि उनके जो ब्रेन और हैंड क्या हुए तो इम्प्रूव हो गए। मीन वाइल दिस एप लाइक एनिमल्स रीच्ड द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड फाइनली इवॉल्व इनटू गिब्बन एंड ओरंगुटन। तो फिर देखिए फिर बाद में क्या हुआ तो ये जो एप लाइक एनिमल है वो क्या हुए तो रिजिड हुए कहाँ पर तो साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में। और फिर बाद में वो क्या किस में इवॉल्व हुए तो गिब्बन और ओरंगुटन में ये इवॉल्व हो चुके। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज इवॉल्व अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। फिर जो बचे हुए एप एनिमल्स क्या हुए वो अफ्रीका में ठहरे और बाद में 2.5 करोड़ ईयर्स अगो क्या हुआ तो ये क्या हुए तो गोरिल्ला और चिंपैंजी में इवॉल्व हो चुके। इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 करोड़ ईयर species of apes seem to be occurred in different way. They had to use their hands more for eating food and other work। और उनको ज़्यादा उनको अपने हाथ यूज़ करने पड़ते थे ज़्यादातर खाने के लिए या फिर दूसरे काम के लिए। दो हैव स्टार्टेड टू लिव एंड लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू द डिक्लाइन ड्यू टू ड्राई एनवायरनमेंट। तो फिर उन्होंने क्या किया तो फॉरेस्ट में रहना शुरू किया क्योंकि जो वो क्या कर रहे थे डिक्लाइन हो रहे थे ड्राई एनवायरनमेंट। देयर पेल्विक ग्रिडल developed in such a way that they started to stand in erect posture in grasslands and thereby their hands become available for use। फिर देखिए बाद में कुछ समय के बाद क्या हुआ तो वो इरेक्ट पोजिशन में ग्रासलैंड में ठहरना शुरू हो गए और फिर वो अपने हाथों को भी यूज़ करने लगे। एनी टाइम दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स विथ इरेक्ट पोजिशन विच वेयर यूजिंग देयर हैंड्स हैव इवॉल्वड अबाउट 2 करोड़ अगो। और देखिए कुछ भी जो पहला ह्यूमन एनिमल लाइक एनिमल था जो इरेक्ट पोजिशन में खड़ा रहता था और वो अपना हाथ यूज़ कर सकता है ऐसा एनिमल 2 करोड़ ईयर्स पहले हुआ। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामापिथियस एप फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। या फिर देखिए जो पहला ह्यूमन लाइक एनिमल है पर कौन था तो रामापिथियस एप था जो नॉर्थ इंडिया और ईस्ट अफ्रीका में था। आफ्टर दिस एप ग्रो अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड दिस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर्स अगो। फिर बाद में क्या हुआ तो 40 लाख सालों के पहले क्या हुआ तो ये और ग्रो हुए इनके साइज ग्रो हुए मेंटली और ये इंटेलिजेंट हो गए और ये फिर साउथ अफ्रीका में इवॉल्व हुए 40 लाख सालों पहले। तो चला हम अगले पेज देखते। The morphology of this human-like animal started to appear to be member of the genus Homo about 20 years ago and the skilled human developed। फिर मोरोलॉजिकल से हमें पता चलता है कि जो ह्यूमन लाइक एनिमल है वो क्या हुए तो अपीयर होने लगे मेंबर ऑफ द जेनस होमो में 20 लाख साल पहले और फिर ह्यूमन डेवलप्ड एनिमल देखने को मिला। और अबाउट 15 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोजिशन वॉज इवॉल्व्ड। इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कंट्री। और फिर 15 लाख साल पहले क्या हुआ तो पहला मानव मिला जो सीधा खड़े रह सकता था पूरे करेक्ट पोजर में और वो कहाँ मिला तो चाइना और इंडोनेशिया मिला एशियन कंटेंट के। Evolution of upright man continued in the direction of developing his brain for the period of about 1 lakh years and meanwhile it discovered the fire। और जो इवोल्यूशन है वो मैन का ऐसे ही चालू रहा कंटेक्शन ऑफ डेवलपिंग उसके ब्रेन में डेवलप होते रहा। फिर पहले 1 लाख ईयर के पहले क्या हुआ तो उन्होंने क्या किया तो फायर का निर्माण किया। ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैव बीन सफिशिएंटली इवॉल्व टू द एक्सटेंट दैट इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ क्लास वाइज मैन होमो सेपियंस। तो फिर देखिए 50,000 साल पहले क्या हुआ तो वो सफिशिएंटली इवॉल्व थे और वो एक्सटेंट थे और वो कंसिडर हो सकते हैं किसमें तो मेंबर किसके तो वाइस मैन के मतलब होमोसेपियंस के। निएंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन। तो क्रो-मैग्नन मैन इवॉल्व्ड अबाउट 50,000 ईयर्स अगो एंड आफ्टरवर्ड्स दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर देन द फर्स्ट। तो फिर देखिए पहला वाइस मैन यहाँ पर हमें कौन देखने को मिलता है तो निएंडरथल मैन देखने को मिला। और जो क्रो-मैग्नन थे वो क्या हुआ तो 50,000 साल पहले यहाँ पर डेवलप हो चुके और अभी ये इवोल्यूशन फास्ट से फास्ट यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाइस मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर। यहाँ पर देखिए 10,000 साल पहले क्या हुआ तो वाइस मैन ने क्या किया तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया किसका तो खेती बाड़ी करने का। ये स्टार्टेड टू रियर द कैटल हियर्स एंड एस्टैब्लिश द सिटीज़। तो उन्होंने क्या किया तो
जो प्राणी रहते हैं मतलब गाय है वो सब रहते हैं वो उन्होंने संभालना शुरू किया और उसके साथ ही उन्होंने एस्टेब्लिश किया सिटीज़। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस और जो कल्चरल डेवलपमेंट उसने जगह ली। आर्ट ऑफ द राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर एगो एंड द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड। और ये जो आर्ट है वो जो लिखना है वो राइटिंग का कभी इन्वेंटेड हुई तो 5000 साल पहले इन्वेंटेड हुई और तभी हिस्ट्री यहाँ पर स्टार्टेड हो गई। मॉडर्न साइंस इमर्ज्ड अबाउट 400 ईयर्स एगो एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड अबाउट 200 ईयर्स एगो। और फिर देखिए जो मॉडर्न साइंस कभी इमर्ज हुआ तो 400 साल पहले और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो कब इस्टेब्लिश हुआ तो 200 साल पहले। और हम अभी इस स्टेज में आ चुके हैं कि वी आर स्टिल सर्चिंग द डिटेल्स और हम इस ह्यूमन एंसेस्टरी के मतलब पूर्वजों की क्या कर रहे हैं तो अभी भी खोज कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।